वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए यूरिया, बी एजोला, सी खोई या डी क्लास्ट्रीडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एजोला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ए अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा, या बी द्वारा गाल्जिकाएं द्वारा, या ऑप्शन सी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा, या डी बंधित राइबोसोम्स द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? ए मूसला जड़ें, बी श्वसन मूल, सी तंतुमय मूल, या डी अपस्थानिक मूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूसला जड़ें। ठीक है, और मूसला जड़ें क्या होती है? वैसी जड़ें जिसमें सिर्फ एक ही जड़ होती है। ठीक है, और एक होता है झकड़ा जड़ जिसमें बहुत सारे जड़ होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ए शकरकंद, बी मूली, सी आलू, या डी गाजर। तो आप सबको पता होगा कि जो आलू होता है ये जड़ नहीं बल्कि ये एक तना है। कौन? आलू। ठीक है, यानी कि आलू का तने वाला भाग जो है हम लोग खाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि अस्तंभ मूल कहाँ पाई जाती है? ठीक है, अस्तंभ मूल कहाँ पाई जाती है? ए गन्ने में, बी चने में, सी चावल में, या डी मूंगफली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गन्ना में। ठीक है, जिसे हम लोग ईख बोलते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? ए वायवीय मूल, बी आरोही मूल, सी स्तंभ मूल, या डी वलयाकार मूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्तंभ मूल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? यानी हल्दी के किस हिस्से को हम लोग खाने के रूप में उसका यूज करते हैं? ठीक है, ए फल, बी प्रकंद, सी कंद, या डी जड़। तो हल्दी का जो है प्रकंद वाला हिस्से को हम लोग खाने योग्य समझते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए लोरेंस के द्वारा, बी रेफिलिसिया के द्वारा, सी ड्रोसेरा के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेफिलिसिया द्वारा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन एक जीवित जीवाश्म है? ठीक है, ए जिकांगो, बी साइकस, या सी पाइनस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिकांगो जो है, जिंकागो, वो एक जीवित जीवाश्म है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि यानी दवा इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? ए पाइनस, बी जूनिपेरस, सी साइकस, या डी इफेड्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इफेड्रा। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ठीक है, ए बादाम, बी साइकस, सी मूंगफली या डी ईख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी साइकस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है। ए कीट, बी पक्षी, सी जल या डी वायु। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कीटों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तना काठ आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए या प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। ए केला, बी कपास, सी गन्ना या डी लीची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गन्ना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि चावल का दाना क्या है। ए एक बीज, बी एक बीजीय फल, सी फल या ये सभी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा एक बीजीय फल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि नाशपाती का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। ठीक है, ए फली, बी बीजाणु, सी गुद्देदार पुष्पासन या डी ये सभी। तो आप सबको पता हो कि नाशपाती का जो गुद्दा होता है, गुद्देदार पुष्पासन होता है, उसे ही हम लोग खाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आलू किस कुल से संबंधित है। ए कंपोजिटी, बी ग्रैमिनी, सी सोलेनेसी या डी इनमें से कोई नहीं। तो आलू जो है वो एक सोलेनेसी किस्म से संबंधित है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि कपास किस कुल से संबंधित है। ए मालवेसी, बी कंपोजिटी या सी सोलेनेसी या डी ग्रैमिनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मालवेसी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी आम का वानस्पतिक नाम क्या है। ए आम, बी मैंजीफेरा इंडिका, सी डोकस या कैरोटा या डी ये सभी। तो हम लोग बोलचाल की भाषा में आम को मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, जो कि यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका के रूप में लिखा हुआ है, जिससे कि इसी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट मानेंगे। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में इसे मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। लेकिन यहाँ मैंजीफेरा इंडिका है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि दलहन पौधे संबंधित है किससे। ए क्रूसीफेरी, बी सोलेनेसी, सी लेग्यूमिनोसी या डी ग्रैमिनी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेग्यूमिनेसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। ए साइनेसिस, बी थिया साइनेंसिस, सी साइनेंसिस थिया या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थिया साइनेंसिस। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। ठीक है, ए ट्रिटिकम वुल्गियर, बी ट्रिटिकेल, सी जियामेज या डी धान्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रिटिकेल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट या डी सेलुलोज। तो दाल में अधिकतर जो है प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और अंडे में वसा पाया जाता है, जिसे हम लोग फैट बोलते हैं। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। ए फ्लोएम, बी त्वचा, सी जाइलम या डी केसिका। तो आप सबको पता हो कि जल जो है वो जाइलम के द्वारा
परिवहन करता है, और फल यानी भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। यानी फ से फल तो फ से फ्लोएम, और ज से जल तो ज से जाइलम, ठीक है। तो इस तरह से मैच करके आप लोग याद रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यानी जरूरत पड़ती है। A5, B11, C15 या D16। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 16, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, हमारा अगला प्रश्न है कि पत्तियों की हरमीनता किसकी कमी से होता है, ठीक है। यानी पत्तियों में जो हरमीनता की कमी होती है वो किसके कारण होती है। ए Mg, बी MO, सी Ca या डी ये सभी। तो पत्तियों में हरमीनता की कमी जो है वो मैग्नीशियम यानी Mg के कारण होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए अनुवांशिकी, बी शारीरिकी, सी कोशिका विज्ञान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुवांशिकी, यानी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन जो है, जीन वो किनके बने होते हैं। ए RNA के, बी प्रोटीनों के, सी DNA के या डी DNA और RNA दोनों के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी DNA के बने होते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ए ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी फ्लेमिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो सेल जो कोशिका होती है उनका नाम जो है, या कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में पाई नहीं जाती है। ए गोल्जिकाएं, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लवक या डी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लवक, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है। ए गोल्जिकाएं, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइजोसोम या डी सेंट्रियोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका और आणविक जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है। यानी कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी कोलकाता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। सॉरी, तेलंगाना की कैपिटल है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं। ए गल्जिकाएं, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रियोल या डी लाइसोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम लोग कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी फ्लेमिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस की खोज किए थे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका। ए स्टार्च का, बी प्रोटीन का, सी ग्लूकोज का या डी सेलुलोज का। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्टार्च का बना होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। ए माल्टोज,
बी फ्रक्टोज, सी ग्लूकोज या डी विटामिन। तो शहद का मुख्य घटक है वो है फ्रक्टोज, और सबसे मीठा शुगर फ्रक्टोज ही होता है। ठीक है, मीठा फल, सबसे मीठा फल वो होता है फ्रक्टोज। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? ए खनिज लवण, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन या डी विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ठीक है, इनमें से किसमें जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ए चावल, बी दाल, सी दूध या डी मांस। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है, बल्कि विटामिन पाया जाता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ए फंक, बी लेनेक, सी पाश्चर या डी मेंडल। तो जो फंक है उन्होंने ही विटामिन शब्द को प्रतिपादित किया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? यानी इन ऑप्शन में से किसमें से ऊर्जा नहीं निकलती है? ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी वसा। तो जो विटामिन होती है उससे ऊर्जा नहीं मिलती है, बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ए नाइट्रिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, यानी उसका रासायनिक नाम है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, बी 35%, बी 50%, सी 43% या डी 55%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 50%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब कि मछली के यकृत के तेल में क्या पाया जाता है, यानी कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो जो मछली के तेल होते हैं यकृत वाला उसमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों से है? ए आयोडीन, बी ब्रोमीन, सी फ्लोरीन या डी क्लोरीन। तो जो फ्लोरीन होता है उसका संबंध दांतों से है, यानी दांतों की विकृति के साथ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज जरूरी है यानी आवश्यक है? ए पोटेशियम, सी क्लोरीन, सॉरी बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पोटेशियम होता है यही आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी आयरन या डी वसा। तो देखिए आपको पता होगा कि जो पालक होता है उसमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह कौन सी है? ए मस्तिष्क, बी कान, सी यकृत या डी हृदय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि केसिन दुग्ध होता है क्या? शर्करा, बी प्रोटीन, सी वसा या डी ये सभी। तो जो केसिन दूध होता है उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन B1,
विटामिन सी या विटामिन डी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ए P30, बी CO60, सी P32 या डी C14? तो आप सबको पता होगा कि जो CO60 है इसको हम लोग कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग करते हैं और यह एक रेडियो आइसोटोप है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ए गठिया, बी डिप्थीरिया, सी मधुमेह या डी कैंसर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिप्थीरिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं यानी 2 बार जमते हैं? ए 4, बी 12, सी 20 या डी 28? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 20 दांत। ठीक है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20 दांत। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग यानी पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है यानी खत्म होता है? ए बड़ी आंत, बी आमाशय, सी छोटी आंत या डी पैंक्रियाज? तो आप सबको पता हो कि भोजन के पाचन का जो लास्ट स्टेप होता है वो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ए ट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी टाइलिन या डी गैस्ट्रिन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गैस्ट्रिन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ए ग्लूकागॉन, बी थायरॉक्सिन, सी वृद्धकर हार्मोन या डी परावटु हार्मोन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी परावटु हार्मोन। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पाचन नली लगभग कितने फीट की लंबी मतलब कितने फीट की होती है यानी कितना फीट लंबी होती है? ए 16, बी 18, सी 22 या डी 32? तो 32 फीट जो है मानव पाचन तंत्र की नली लगभग लंबी होती है 32 फीट। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से यानी इनमें से किसकी जरूरत सबसे ज़्यादा होती है यानी किसकी खास आवश्यकता होती है यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? ए पानी, बी हवा, सी खनिज या डी एंजाइम? तो आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा एंजाइम। ठीक है। यानी एंजाइम जो होता है वो पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। इसे आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यानी इनमें से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ए है पिक्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या डी नाइट्रिक अम्ल? तो इसका क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा ही पे समाप्त होता है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।